नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम ने प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र नामक सीरीज में घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सबको सॉल्व कराने का प्रयास किया जा रहा है पीसीएस क्रांति टीम द्वारा। तो अभी तक हमारी पीसीएस क्रांति टीम ने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और उत्तर प्रदेश विशेष इस सब की क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी इसमें कुछ टॉपिक हो चुके हैं लगभग, और हमारा टारगेट है सितंबर तक हम इन सबको समाप्त कर लें। 5 अक्टूबर तक चला जाएगा बहुत ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आगे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, उसके लगभग टॉपिक चल रहे हैं लगातार। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले सेशन में भारतीय इतिहास से संबंधित घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला वाले टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आपको यह बताना अतिशयोक्तिपूर्ण ही होगा कि जो घटना चक्र है वह कितना कारगर है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही कारगर है। आप देखेंगे 65 से 70 क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीसीएस के क्वेश्चनों में दिख ही जाते हैं, यूपी पीसीएस और अदर एग्जामों में। ठीक है, आप यहाँ पे आपको यह देखना है कि आप अगर 65 से 70 में एक्यूरेसी भी सही कर लेते हैं, तो आप अगर 60 भी सही करते हैं, बाकी आपका करंट अफेयर होता है 30-35 क्वेश्चन लगभग, वहां से 22-25 आप सही कर लेंगे तो आप तो केवल इन्हीं तरीके से केवल क्या नाम पास हो जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, इस क्लास को देख लेना है, और इस क्लास को देखते वक्त आप घटना चक्र सामने रखें, वहां से उसको तुरंत नोट डाउन भी, या फिर क्या नाम उस पर टिक मारते हुए चले अपना आराम से। और फिर इस तरीके से आपको बहुत जल्दी, यानी कि 7-8 घंटे लगभग प्राचीन भारत इतिहास लगेगा, 5-6 घंटे लगेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और 15-15 घंटे के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री का लग जाएगा। ठीक है, तो इतने कम समय में आप बड़े आराम से तैयार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तैयार नहीं होगा, आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको केवल रिवीजन पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, यानी कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंदेल, क्योंकि चंदेल ही थे वह जो कि लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच में, लगभग 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में बुंदेलखंड वाले रीजन में राज करते थे। तो दोस्तों, इसमें यह है कि जो खजुराहो मंदिर है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 900 से लगभग 1050 ईस्वी में चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। तो दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर है जो खजुराहो का, उसका निर्माण धंगदेव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल ने बनवाया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? ठीक है, तो चंदेल वंश ने दिए। चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया, तो खजुराहो का चंदेल मंदिर जो है वह सब निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिर संबंधित है, तो दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है वह जैन स्थापत्य और हिंदू स्थापत्य को का प्रतिनिधित्व करता है। तो ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। ठीक है, यहाँ पे लगभग 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो दोस्तों खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि धंगदेव के काल में निर्मित हुआ था, इतना भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दोस्तों खजुराहो में दशावतार मंदिर नहीं था। आपको बता दें कि दशावतार मंदिर जो था वह झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, जो कि गुप्त काल में निर्मित हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं ललितपुर भी देता, कहीं कहीं झांसी भी देता, तो आप यहाँ पे झांसी को वैसे माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को
प्रोत्साहन देना था। इसके निर्माण से यह लोकप्रिय धारणा बनी रही कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यह बिल्कुल आप अगर आपको देखा जाए तो अगर वह सही है तो कौन सा सही हो जाएगा। और एक तो यह है जो वह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर था, यह भी सही है। तो आपका 1 और 4 यहाँ से सही हो जाएगा। यह एकमात्र जो निर्मित वृत्ताकार मंदिर है यह गलत होगा, ठीक है। इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, यह भी गलत है, क्योंकि वैष्णव पूजा पद्धति को ना देखे शाक्त पूजा पद्धति से संबंधित है, ठीक है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। और इसका निर्माण कच्छपघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा करवाया गया था। इतना ही याद रखना, बाकी बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिया स्तूप, फिर चित्रकारी, फिर कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, फिर दशावतार मंदिर। सूची 2 में दिया बाग, सांची, देवगढ़, मथुरा। तो दोस्तों आपको बता दें स्तूप कहाँ जाएगा, तो स्तूप सीधा सांची से आप मिला सकते हैं। चित्रकारी आप कहा सकते हैं, बाघ की गुफाओं में चित्रकारी कर सकते हैं। और गणेश की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, दशावतार मंदिर जो है वह देवगढ़ में। तो इस तरीके से आप अगर मिलान कराएंगे तो आपका 2, 1, 4, 3 सही मिलता हुआ नजर आएगा और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल साइट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें मांडू का महल, जो कि मांडू का महल मांडू क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश को वहां स्थित है। यह है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको यह क्वेश्चन डी सही होगा इसका आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। स्वतंत्र आधार, चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। पहला है लाड़खां, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। लाड़खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसमें से बता दे दोस्तों, यह जो आपका आंसर है तीसरा वाला, खजुराहो के मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, यह गलत है, ठीक है। यह ऑप्शन गलत है। बाकी अगर आपको 3 काटेंगे तो यहाँ भी कट जाएगा, और सॉरी यह सही है, यह सही है, गलत बता रहे ना। यह कांची का जो कैलाश मंदिर स्वतंत्र आधार तो है ही नहीं, वह एक ही है, एक ही यानी पत्थर को काट कर बनाया गया, तो यह गलत होता है, यह चौथा गलत होता है। अब देखेंगे ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन बच्चा ये सही हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो दोस्तों कन्हेरी, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में वैसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित। इसमें कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनकी निर्माण पहली शताब्दी यानी कि फर्स्ट BC में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने थे, ठीक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों होयलेश्वर मंदिर जो है वह है कर्नाटक के हलीबेड में स्थित होयलेश्वर मंदिर ही है, जो को वेसर शैली का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया, किससे बना है। तो दोस्तों आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। आबू जान रहे हैं माउंट आबू राजस्थान वाला क्षेत्र है, और राजस्थान में संगमरमर की उपस्थिति यानी उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। तो आपको यहाँ से यह एक ट्रिक मिल सकता है, एक हिंट मिल सकता था यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसी एक के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों पलिताना मंदिर जो भावनगर, पलिताना मंदिर जो है जो कि भावनगर के इस पास स्थित है, और भावनगर गुजरात का एक जिला है, ठीक। शतरंज पहाड़ियों पर स्थित है जो, ठीक। एलिफेंट की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई है। तो एलिफेंट की गुफाएं जो है वह शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। एलिफेंट की गुफा प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्र शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिसमें हिंदू धर्म के शिव से संबंधित मूर्तियां, यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई, ठीक है। आंसर भी आपको सही रखना है, ये भी पॉइंट। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो दोस्तों एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक जो है वह बौद्धों से और वैष्णवों से, सॉरी शैव से संबंधित है, यानी हिंदू में भी शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है, ध्यान देना। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रकूटों को दिया जाता है।
एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों यह है राष्ट्रकूटों से संबंधित। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मूर्ति के लिए विख्यात है? तो गुफा मूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। ठीक है, प्राचीन भारत के में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट स्थान उपलब्ध है। तो दोस्तों बता दें, बाघ की गुफाएं हैं जो कि जहां पर यह है गुप्त काल के चित्रांकन का अवशिष्ट स्थल उपलब्ध है, यहाँ बताया जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ गुफाएं है। समझ रहे हैं, बाघ की गुफाएं। और यह कहाँ है? तो यह दोस्तों जिनकी तिथि गुप्त कालीन है, इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है और जो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? तो नासिक में है, एलोरा में भी, अजंता में भी है। यह बात एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए आपको पता है कि कौन प्रसिद्ध है भैया? अजंता प्रसिद्ध है ना भाई। अजंता ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव वैष्णव तथा जैन और नालंदा बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे भाई। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। यह गुफाएं शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सन 1983 में यूनेस्को द्वारा इन्हें अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिला वस्तु के संदर्भ इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो एकदम बात सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, बराबर की जो गुफाएं थी ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए नहीं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा तो बनवाई नहीं गई थी, ये तो यार अशोक द्वारा बनवाई गई थी, ये भी गलत है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं, यह भी बात गलत है। बादामी की गुफाएं अवशिष्ट गुफाएं नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है। तो दोस्तों एलोरा का जो गुफा मंदिर है वह हिंदुओं से, बौद्धों से और जैन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। ठीक है, बौद्ध, हिंदू, जैन के शैलकृत गुफाओं का एक साथ विद्यमान है। तो कहाँ पे? एलोरा में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो दोस्तों शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कैलाश मंदिर, क्योंकि यह एक शैल को काट कर बनवाया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो दोस्तों वही अभी ऊपर देखा आपने, कैलाश मंदिर को ही तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य बोलते हैं इसे। ठीक है, किस वंश के एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करा? किस वंश ने? तो भाई राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो भाई कृष्ण प्रथम। वही सेम टू सेम क्वेश्चन लगातार आ रहा है। कितना इंपॉर्टेंस आप इस क्वेश्चन को देखकर जान सकते हैं। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंधित रहा? तो दोस्तों राष्ट्रकूट ही संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था, यानी कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था? राष्ट्रकूट। तो कृष्ण प्रथम। कितनी बार क्वेश्चन आएगा? लगभग 7-8 बार तो आ ही गया होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों जैन धर्म का राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। ठीक है, इतना बढ़िया से आप याद रख लेना इसे। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदिपुराण की रचना की थी। उसी समय शासकों और सामंतों के साथ सेनापति पदों पर अनेक जैन धर्मावलंबियों की नियुक्ति होती थी भाई। ठीक है, इतना अच्छे से याद रख लेना इसे। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद नगर में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण विकास की चरमावस्था। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र के कौन से भाई? संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? तो दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एलोरा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में गुप्त मंदिर दिया, सूची 2 में स्थान दिया है। ईट निर्मित मंदिर सूची 1 में है दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर, और इसमें दिया एरण, देवगढ़, भीतरगांव, भुमरा। तो दोस्तों दशावतार मंदिर आप देवगढ़ ललितपुर लगा सकते हैं, शिव मंदिर आप लगा देंगे, शिव मंदिर आप लगा देंगे भाई, सी का तीसरा शिव मंदिर आप लगा देंगे भीतरगांव में। ठीक है, विष्णु मंदिर लगा देंगे आप भुमरा, और ईट मंदिर जो दोस्तों आप लगा देंगे, कहाँ पर लगाएंगे आप ईट मंदिर? तो दोस्तों आपका ईट मंदिर हो जाएगा भीतरगांव में। ठीक है, और ये तो देवगढ़ का, इसमें शिव मंदिर एरण में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं सदी के मध्य हुआ था। सही बात है एकदम। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, यह भी बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ऑप्शन 1 दोनों सही। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों के से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। अजंता की कला इसमें से किसे प्रसिद्ध दिया था? ठीक है, अजंता की कला को, तो अजंता की कला को वाकाटकों ने दिया था। ध्यान देना, अजंता की जो गुफाएं हैं वह तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है, लेकिन अजंता की गुफाएं राष्ट्रकूटों गुप्तों काल काफी लंबा उनका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन जो वहाँ की कला है उसका संरक्षण यानी उसे प्रश्रय, उनकी सहायता यह वाकाटकों ने दिया। ठीक है, अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारी के बेजोड़ समझी जाती है। ठीक है, अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित, महायान ध्यान देना, हीनयान नहीं, महायान। ठीक है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महायानों के, बौद्धों के महायानों की जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में, तो बिल्कुल गलत। पांडुलेखा गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, यह भी सही, यह भी गलत, यह भी गलत, और आपका यह सही बाघोरा नदी के उसमें स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है आपको। इसमें दिया अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। तो इसमें से क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, यह दोनों तो भित्ति चित्र कला के लिए ही प्रसिद्ध है। यह गलत आपको क्वेश्चन। सांची स्तूप आप काटोगे तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें, बौद्ध गुफाएं, गुफा तो स्थित नहीं, स्तूप तो सांची में, लेकिन यहाँ गुफा नहीं है। ठीक है, और एक बलसार, यह दोनों क्षेत्रों में ही स्थित नहीं। तो आपका सी और डी दोनों सही होने के चांसेस जहां बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया, पट चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। और तीसरा कथन दिया, पिथोरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह आपको ऑप्शन में दिया है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी आंसर आपका सही मैच नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू घटना चक्र पूर्वावलोकन, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा की चित्रकाली कला है। इसके मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। और मंजूषा चित्रकला भागलपुर, जो कि बिहार का अंग देश है, बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बाक्स होता है। बाक्स से जूट और पेपर कागज से संबंधित 8 स्तंभों से मंदिर के आकार में निर्मित बाक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सही है, लेकिन प्रश्नागत विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही सही दिए हैं। तो आपका इस तरीके से कोई भी फिक्स नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? पहला कथन दिया है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। दूसरा कथन दिया दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों शिलाकृत स्मारक है। तो दोस्तों इसमें से केवल समान क्या है कि दोनों शिलाकृत स्मारक है, समय काल तो इनका अलग अलग है,
और दोनों अलग अलग लोगों से है, तो बौद्ध जैन दोनों से, बौद्ध और हिंदू दोनों से है, तो केवल हिंदू से है, तो ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, केवल बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए आप लोग। पहले सूची में दिया हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकामेडू। दूसरा में दिया पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम्पी तो कर्नाटक हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा आपको आंध्र प्रदेश मार दीजिए, आप ये जो शिशुपालगढ़ है इसे सीधा मार दीजिए उड़ीसा, और अरिकामेडू को पंडाचेरी ले चलिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ए 2 3 4 1, आपका आंसर हो जाएगा। कोडार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों कोडार का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। ठीक है, पुरी स्थित कोडार का मंदिर, विशाल सूर्य मंदिर, नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का तथा अपने विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोडार के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा भी बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोड़ा के रूप में भी जाना जाता है? तो कोडार का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ? तो दोस्तों कोडार में है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित, छत्तीसगढ़ कहाँ बोल रहे भाई, यह है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य मंदिर है? तो दोस्तों कोडार का सूर्य मंदिर है, राजा जी जगन्नाथ लिंगराज मंदिर है, सूर्य मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूर्य मंदिर में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों पाटन में ही तो यही मोढेरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो अवस्थित है वो भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है, यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग उसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर ही है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर की गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, तो लकड़ी की बनी हुई, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वह कंबोडिया देश में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया, वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्य बर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुरा वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो भाई कंपुचिया में स्थित है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य बर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट कंपुचिया यानी कि कंबोडिया में इन्होंने निर्माण करवाया था। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों बोरोबुदुर स्तूप जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों से। यार जो कि उनका गेट हुआ करता था, तोरण हुआ करता था, उस पर बहुत भव्य बहुमंजिला इमारतें बनती थी, उसी को गोपुरम कहा जाता था दक्षिण भारत में। ठीक है, पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर सामान्य होते थे, किंतु इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर है अपितु गोपुरम है। ठीक है, इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी होगा, वही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों पल्लव शासकों द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त हुए। पहला है सोर मंदिर, तटीय मंदिर, दूसरा ओलक्कानेश्वर मंदिर तथा दूसरा मुकुंद नयनार मंदिर। सोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन बी सही है। मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित होते थे। ठीक है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम था, जो कि 630 से 668 ईस्वी के मध्य मामल्ल शैली का विकास करवाया था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि कुछ स्रोतों में
वलयन कुट्टई रथ को शामिल करने पर रथ मंदिरों की संख्या 8 दर्शाई गई है, लेकिन कहीं कहीं 7 ही है, मैक्सिमम जगह तो 7 ही है। ठीक है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव शासक महाबलीपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन शुरू करते? तो दोस्तों ये पल्लव लोग थे। निम्नांकित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो दोस्तों सबसे छोटा द्रौपदी का रथ मंदिर है। देखो ये लोग बड़े बड़े थे, धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सब बड़े बड़े पुरुष थे, तो द्रौपदी को छोटा बना दिया। गजब की कला है भाई इनके अंदर में, आज भी वर्तमान में वही सब चल रहा है। ठीक है, छोटा बड़ा तो आज बहुत पहले से ही चल रहा है। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही का आंसर कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पगोड़ा। तो आपको बता देना है, तो पहले सप्त पगोड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि पल्लव राजवंश से संबंधित सप्त पगोड़ा। फिर उसके बाद आप महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम का यार वही बर्मन काल में ही बना था, पल्लव काल में ही बना था। ये भी गंगे कोंड चोलपुरम का मंदिर यह बना था भाई, किसने बनवाया था? यह बनवाया था चोल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, उसका बृहदेश्वर मंदिर यह भी चोल वंश के शासकों द्वारा। तो भैया यह हो जाएगा डी, 4 3 1 2। ठीक है, बृहदेश्वर तो राजराज प्रथम के द्वारा बना था। ठीक है, और यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा बना था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, इसलिए ये इनके पिता थे। ठीक है, तो इस तरीके से यह 1 2 हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है। सूची 1 में दिया है स्थान और सूची 2 में दिया है स्मारक। पहला दिया है सूची 1 में स्थान एलिफेंट, और दूसरा दिया है श्रवण बेलगोला, तीसरा दिया खजुराहो, चौथा दिया सांची। ठीक है, स्मारक में दिया स्तूप, फिर मंदिर, फिर गुफा, फिर मूर्ति। ठीक है, तो आपको बता देना है कि कौन कौन सा लगेगा। एलिफेंट में क्या है? एलिफेंट में गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला मूर्ति भाई। खजुराहो क्या? खजुराहो मंदिर है। सांची क्या? स्तूप है। तो सीधा आपका बी क्वेश्चन 3 4 2 1। ठीक, सही है। अब इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करने को बताया है। सूची 1 में ऐतिहासिक स्थल दिया और सूची 2 में राज्य दिया, कहाँ किस राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक स्थलों में देख लें तो भीमबेटका सौर टेम्पल यानी सौर मंदिर। ठीक है, हम्पी, फिर मानस, तो और राज्य में असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। सौर टेम्पल दोस्तों तमिलनाडु में स्थित। हम्पी कहाँ गए? कर्नाटक में स्थित। मानस कहाँ? मानस असम में स्थित है। इस तरीके से आप देख लेते 2 3 4 1, आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से इसका सुमेल सही है। एलोरा की गुफाएं, शक्त, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल और महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इसमें से सबसे बढ़िया आंसर है खजुराहो का मंदिर, चंदेल वंश के शासकों द्वारा, जो कि 10वीं से 12वीं ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 2 सूचियां दी है, सूची 1 और सूची 2। इसमें सूची 1 में देख लेते हैं बैद्यनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ, और सूची 2 में जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल और विष्णु मंदिर। तो दोस्तों सारनाथ को आपको तीसरे पे मार देना, बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर है, और फिर दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में स्थल दिया, उसके बाद जिसके लिए जाना जाता है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है। तो स्थलों में देख लेते हैं वेशनगर, फिर बाजा, फिर सिद्धनवासा, जिसके लिए जाना जाता है वो सौ गुफा मंदिर, शैव गुफा मंदिर, बौद्ध गुफा मंदिर और जैन गुफा मंदिर। तो दोस्तों जो वेशनगर है तो वह है वो भागवत धर्म से संबंधित है। तो भागवत धर्म से संबंधित होने के कारण यह शैव गुफा मंदिर नहीं है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। भाजा जो है वह बौद्ध गुफा मंदिर है, यह बिल्कुल सही है। सिद्धनवासल जो है जैन गुफा मंदिर, यह भी सही है। एकदम दोनों बातें एकदम परफेक्ट है, तो केवल 2 ही इसमें सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धनवासल देख लो यहाँ पे क्या है, सिद्धनवासल गुफा मंदिर का नंबर पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में 630 ईस्वी ने जैन धर्म के लिए करवाया था। ठीक है, सुमेल करना है। अगले क्वेश्चन में भी ए दिया सूर्य मंदिर, फिर लिंगराज मंदिर, फिर हवा महल, फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा। दूसरे में कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर, भुवनेश्वर। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो जो सूर्य मंदिर है तो दोस्तों वह कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित। हवा महल दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इस तरीके से आपका 2 4 3 1 आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? पहला असवरवल्ली, दूसरा अमरकंटक, तीसरा ओंकारेश्वर। सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें केवल अरासवल्ली जो है वही केवल सूर्य मंदिरों के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन ए का ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सूर्य मंदिर से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया है नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क। सूची 2 में दिया अशोक स्तंभ विश्वविद्यालय, सूर्य मंदिर, स्तूप। तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था, सारनाथ क्या था? स्वरनाथ एक स्तूप है, और
सारनाथ एक क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ, सांची क्या स्तूप है, कोणार्क सूर्य मंदिर। इस तरीके से आपका आंसर भी हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो जो तक्षशिला है वह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए किसके निकट स्थित है? तो दोस्तों जो सोनगिरी है वह दतिया मध्य प्रदेश के नगर स्थित है। ठीक है, जैनियों का पवित्र स्थान माना जाता है सोनगिरी को। ठीक है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, समझ रहे हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। लगातार वही क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मतलब जिसकी आंखें हों विरूप। ठीक है, तो वह मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह मंदिर दोस्तों हम्पी में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी राज्य में स्थित है। ठीक है, नागर द्रविड़ और बेसर जो मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं उसमें क्या अंतर है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया भारतीय उपमहाद्वीप में 3 प्रमुख जाति समूह, गलत है बिल्कुल। 3 मुख्य वर्ग भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जाता है, ये भी गलत है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैली, यही क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली है उसको निर्मित करता है। ठीक है, उसको संबंधित करता है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो कि किसी देवता और उसके चारों ओर देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां जो बद्री पंचायतन के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से एक अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का और 4 लोग मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली की दृष्टि करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किसमें एक में स्थित है? दोस्तों यह सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित में। ठीक है, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया विख्यात मूर्ति शिल्प और दूसरे में दिया स्थल। पहले में दिया बुद्ध के परिनिर्वाण की एक भव्य एक प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतक तथा नीचे की ओर उसके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ठीक है, अगला दिया है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी अथवा गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। अगला है विशाल गोलास्म पर उत्कीर्ण अर्जुन का मामल्लपुरम तपस्या गंगा अवतार। इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें से आपका पहला और तीसरा यह दोनों सही है, बाकी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह शायद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम संगम काल को देखेंगे। ठीक है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का पहले निर्माण कराया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, और उसके बाद फिर महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, और अगला उदयपुर स्थित 12 मूर्ति। तो दोस्तों जो धौली स्थित शैलकृत हाथी यही सबसे पहले हुआ था क्योंकि यह खारवेल के समय की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोस्तों प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के पॉइंट को इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक बचा हुआ दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको करने के बाद फिर आपको जो थोड़े पूर्व मध्यकाल वाला जो टॉपिक बचा है उसको कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग यानी संगम युग से संबंधित पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो दोस्तों विजयालय जो थे वो चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक विजयालय निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो दोस्तों यह है बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम द्वारा निर्मित है तंजौर में, वर्तमान में जिसे तंजावुर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ शासनकाल में चोल सम्राट किसके? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर स्थापित हुआ है। चोल राज्य क्षेत्र किस में फैला हुआ है? तो चोल जो है वह दोस्तों कोरोमंडल तक और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था, जिसमें कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतर्दीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तथा दक्कन के कुछ भाग उरयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर के चोलों के अधिकार में थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोलों की राजधानी थी? तो दोस्तों चोलों की राजधानी तंजौर थी।
निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ी विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है, ठीक है, चोलों की। चोल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध थे सबसे ज्यादा। चोल युग प्रसिद्ध था, तो दोस्तों चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो दोस्तों चोलों के समय में था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता पर विकसित थी? तो चोलों की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो चोल थे, ठीक है, ऑप्शन ए सही है आपका। देख रहे हैं कितनी बार ये ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल प्रसिद्ध थे, ठीक है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के लिए बहुत व्यवहारिक जिन शिलालेखों में वो कहाँ है? तो वह है उत्तर मेरूर के स्तंभ में, ठीक है। उत्तर मेरूर जो है वह चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी ग्राम सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम का संचालन करती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन को देखता था? दोस्तों त्वट वारियम जो है वह उद्यान प्रशासन को देखता था, ठीक है, प्रशासन को देखता था। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने मांड चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है, बिल्कुल बात यह सही है। अगला है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों बातें सही है, ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चोल काल में निम्नलिखित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति है? तो किस प्रकार की? तो चतुर्भुज प्रकार की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है आपको नटराज को, ठीक है। चोल शासनकाल के समय में प्रतिमाओं के सबसे अधिक विख्यात हुई, तो नटराज शिव की कांस्य की जो प्रतिमा थी वह बहुत विकसित फेमस हुई, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? दोस्तों नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह है चोल कला का उदाहरण है, ठीक है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो वह दोस्तों उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है, करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहने हुए, बाएं कान में एक महिला का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों बातें आपकी एकदम क्लियर है। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? ठीक है, चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी दोस्तों कुलोतुंग जो फर्स्ट है उसके शासनकाल में चीन भेजे गए थे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों चोल अपने नौसैनिक शक्ति के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध थे। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते? तो ऐसा चोल करते थे, ठीक है, अपने जीते जी यानी अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में और लोग भी कर देते थे लेकिन चोल सबसे फेमस था, ठीक है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो दोस्तों वह राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह राजेंद्र फर्स्ट द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया? तो दोस्तों वह राजेंद्र को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? तो दोस्तों वह भी की थी राजराज प्रथम ने अपनी जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग पर श्रीलंका के प्रथम की विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों राजराज फर्स्ट ने की थी। पूरे सीलोन पे देखो, उत्तरी क्षेत्र में श्रीलंका के तो राजराज प्रथम ने, लेकिन पूरे पे अगर कहोगे तो राजेंद्र फर्स्ट ने करी थी। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, तो वह कुलोतुंग फर्स्ट ही है भाई, समझ रहे, कुलोतुंग फर्स्ट ने ही ऐसा किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे का कारण ए कहा गया है। कथन ए जो है, हमें चोल के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णन कराने का चलन प्रारंभ किया,
जिसमें उनके बीजों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। बात दोनों बिल्कुल सही है, दोनों व्याख्या भी सही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ है शब्द, एक तरफ है विवरण। पहला दिया है एरिपत्ती, एरिपत्ती के सामने दिया है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। अगला है तनयूर, जो अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम होता था। अगला है घटिका, जिसे प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय माना जाता था। दोस्तों पहला और तीसरा ही इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो दोस्तों यहाँ पे नाना देशी और मणिग्राम दोनों ही थी संस्थाएं जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो दोस्तों वह था तगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च स्थान प्रदान करता था? दोस्तों वह चालुक्य ही थे। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, क्योंकि बागलकोट वर्तमान वातापी जिले में कर्नाटक के क्षेत्र में स्थित है। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ था? दोस्तों कवि कालिदास का नाम का उल्लेख एहोल प्रशस्ति में हुआ था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के रवि कीर्ति ने इसका निर्माण करवाया था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका के विरुद्ध। ठीक है, तो ऐसा किया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय का शब्द का द्योतक है। तो यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता था। हल्बी किस भाषा के परिवार से संबंधित भाषा है? तो दोस्तों यह आर्यों से संबंधित भाषा, आर्य परिवार से। तोलक्कापियम किस ग्रंथ से संबंधित है? दोस्तों तोलक्कापियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संगम साहित्य में तोलक्कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। ठीक है, संगम ग्रंथ तोलक्कापियम का कार्य है व्याकरण पर। ठीक है, शिलप्पाधिकारम का लेखक था, शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो था। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। सूची 2 में दिया तिरुकुलर, तोलक्कापियम, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखला। इधर दिया प्रेम कथा, दर्शन, वणिक कथा और व्याकरण। तो तिरुकुलर जो है तोलक्कापियम क्या है, जो कि वह व्याकरण है। शिलप्पाधिकारम क्या है? शिलप्पाधिकारम एक प्रेम कथा। ठीक है, शिलप्पाधिकारम एक प्रेम कथा, तोलक्कापियम एक व्याकरण, तिरुकुलर एक दर्शन, मणिमेखला एक वणिक कथा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन 2, 4, 1, 3 आपका सही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता था। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों वह है तिरुमुराय। ठीक है, तिरुमुराय को 5वां वेद भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो भाई इनकी थी संख्या 12 और 63। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यही बात एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? दोस्तों यह अरिकामेडू से प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान के पंडिचेरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडी के नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ठीक है, तो अरिकामेडू को ज्ञात था। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई? तो अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम्फोरा जार होता था। तो एम्फोरा जार जो होता था वह लंबा तथा दोनों का एक जार टाइप का होता था पानी वानी पीने के लिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो दोस्तों वह कदमों का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो दोस्तों वह पल्लवों का नहीं था। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में संबंधित है? तो दोस्तों तमिल भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो लघुवेद कुरल को दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं के यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों वट किरुतल था जो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ठीक है, इसे वट किरुतल कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कम्बन थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे, सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कन्नड़, अगला कथन है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। यह भी बात सही है, दोनों बातें आपकी एकदम सही है, ऑप्शन सी सही है। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना। सूची 1 में दिया गुप्त, फिर दिया चंदेल, फिर दिया चालुक्य, फिर पल्लव, और सूची 2 में दिया बादामी, पनमलय, खजुराहो और देवगढ़। तो दोस्तों आपको चंदेल से आपको खजुराहो से मिला देना, गुप्त जो है वह आपको देवगढ़ से मिला देना, चालुक्य को बादामी से मिला देना है और पल्लव को पनमलय से मिला देना। इस तरीके से आपका आंसर 4 B 3 C 1 D 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो दोस्तों जो मणिग्राम था उसे प्राचीन भारतीयों का एक निगम कहा जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच, जिसमें चोल के परांतक प्रथम तथा राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय ने इसमें युद्ध किया था। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया। तो चोल साम्राज्य का अंत इसमें किसी ने भी नहीं किया था भाई, वहां के पांडवों ने उन पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ठीक है। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था। तो दोस्तों जो उदयपुर था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता था, जो कि वर्तमान के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है। दोस्तों उदयनजीरल जो थे वो चेर वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस नदी, कौन सी नदी थी। तो दोस्तों पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी कही जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है कोरके, फिर दिया है पुहार, फिर दिया तोंडी, फिर दिया है मुसरी। ठीक है, तो इसमें से तीसरा और चौथा यानी तोंडी और मुसरी जो पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 और 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहार और मुचीरी किस रूप में विकसित थे। तो ये पत्तन थे। ठीक है, एक तरीके के संगम कालीन साहित्य में कोन को मनन किसके लिए प्रसिद्ध होता था, प्रयुक्त होता था। तो यह दोस्तों राजा के लिए प्रयुक्त होता था, कोन को मनन उन्हें कहा जाता था। तृतीय संगम युग हुआ था। तो दोस्तों तृतीय संगम युग मदुरई में हुआ था। ठीक है, इसमें देख लो प्रथम संगम युग हुआ था जो वह भी मदुरई में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। दूसरा है कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था, उसके अध्यक्षता अगस्त ऋषि बाद में तोलकापियर करे थे। और तीसरा था वह भी मदुरई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। ठीक है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आधिकारण कर उन्हें आर्य बनाया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है अगस्त ऋषि के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को समेल करना। सूची 1 में दिया चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांडे। सूची 2 में दिया मदुरई, कन्नौज, बादामी और कांचीपुरम। ठीक है, तो चालुक्य में देख लेते हैं हम लोग। चालुक्य कौन हो जाएगा, बादामी। पल्लव कहाँ हो जाएंगे, तो दोस्तों पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम। हर्ष कहाँ हो जाएंगे, तो हर्ष हो जाएगा कन्नौज, और पांडे हो जाएंगे मदुरई। इस तरीके से ऑप्शन है 3 4 2 1 सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, फिर दिया महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना, फिर दिया परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, फिर चौथा दिया गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं को प्राचीन काल में आरंभ कर सही कालक्रम को बताइए। तो ठीक है, पहले हो जाएगा यह महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल वंश राजवंश की स्थापना, फिर हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, फिर हो जाएगा परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका 2 4 1 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। तो यह दिया मा त्वा-लिन द्वारा। ठीक है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। तो दोस्तों यह किया चालुक्यों ने। ठीक है, उत्तर भारत पर चालुक्यों ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो दोस्तों यह किया था चालुक्य राजा कुमारपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था। तो दोस्तों मोटुपुल्ली एक महत्वपूर्ण काकतीय राज्य का पत्तन था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 BC में भेजा था। तो दोस्तों पांड्यों ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के व्यापारी के संबंध किससे स्थापित थे। तो पांड्य से स्थापित थे। ठीक है, सॉरी पांड्य कहना चेर से स्थापित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है मदुरई बालाजी विश्वनाथ, वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुमाल आंध्र प्रदेश, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा में। तो इस तरीके से आपका B 2 1 4 3 आपका सही हो जाएगा। अगला
और दोस्तों अगला क्वेश्चन है और यह अंतिम क्वेश्चन है संगम काल का। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? तो दोस्तों उन्हें गोपुरम कहा जाता था। इस तरीके से हमने देख लिया दोस्तों पूरे संगम काल को, और संगम का पूरा हमारा समाप्त होता है। अब हमारे पास जो बचा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, यह हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।